नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की है और बताएं कि वर्ष 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो कि हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया था, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है 21-22 के लिए, तो 21-22 के लिए कुल 9 साहित्यकारों का चुनाव किया गया है या फिर चयन किया गया है। जबकि वहीं पर अगर प्रश्न में पूछा जाता 2020-21 के लिए, तो 20-21 के लिए कुल मिला के 15 साहित्यकारों का ओवरऑल जो चुना गया इन दोनों वर्षों के लिए 24 साहित्यकारों का चयन किया गया हाल ही में। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर था मनोज तिवारी। अगला प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब साउथ जोन ने जीता है, बताएं कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो आंसर होगा इसका संबंध क्रिकेट से है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो खास करके बिहार में आयोजित होना है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संपूर्ण संग्रह हम आपको यहाँ पर देते हैं। तो प्रत्येक दिन सुबह आधा घंटा समय निकालकर इस सीरीज के वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए। नो डाउट यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपको दूसरे सोर्स पे भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर थोड़ी जानकारी इस बात की आपको दे दूं। आप सभी जानते हैं कि 69वीं बीपीएससी एग्जाम आपका प्रस्तावित है 30 सितंबर 2023 को। इस कोर्स में जो बीपीएससी मेकर ऐप पर संचालित है, इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। ये ऑनलाइन टेस्ट है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 40 टेस्ट का एक श्रृंखला है जो कि इसी कोर्स के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले एप्लीकेशन पर जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां पर परचेज करते वक्त आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद यहाँ पर आपको इस कोर्स में 400 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तकरीबन 50% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। और इसी कोर्स में आपका सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जी के करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज हम आपको देंगे बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये आदि ये सभी आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं। तो जो भी छात्र बिहार में रहकर खासकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में घर बैठे लगे हैं, तो इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी यानी कि इंटरनेशनल एग्री हार्टी एक्सपो में 23 जुलाई 2023 को किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अपना बिहार को इसमें पहला पुरस्कार मिला। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की आपको जानकारी दे दूं कि पहला पॉइंट है बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में 23 जुलाई 2023 को पहला पुरस्कार मिला है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो प्रदर्शनी थी ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुई और 23 जुलाई 2023 को बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब कुछ चीजें और भी है, जैसे कि हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार को यह पुरस्कार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। साथ ही साथ यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी थी जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुई। एक और पॉइंट यहाँ पर यह है कि बिहार उद्यान निदेशालय द्वारा बिहार की चाय, मखाना तथा मखाना से प्रसंस्कृत उत्पाद, शहद आधारित स्टॉल यहाँ पर लगाए गए थे, जिसके बाद यहाँ पर बिहार को इसमें पहला पुरस्कार मिला है। हालांकि यहाँ पर जो बिहार के उत्पादों की चर्चा हुई, इनमें से कुछ उत्पाद को जीआई टैग भी मिला है, इसके बारे में हम आगे जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये स्वास्तिक है। 2 स्वास्तिक आपको दोनों साइड दिख रहा होगा। 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह को इंगित कर रहा है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बने कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप लोग सिर्फ बोधि वृक्ष नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो वास्तविक आंसर होगा, वो होगा 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष ही बिहार का राजकीय चिन्ह होता है। तो ये सारी बातें कुल मिला के यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं, कुछ जानकारी आपको देते हैं बिहार के वैसे उत्पादों के बारे में जिसे जीआई टैग मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो अब तक की प्राप्त जानकारी के आधार पर बिहार को 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला। एक तो है खाद्य पदार्थ कैटेगरी में सिलाव खाजा को जीआई टैग मिला। उसके अतिरिक्त हस्तकला की बात करें तो हस्तकला में सुजनी कढ़ाई, सिक्की ग्रास, मधुबनी पेंटिंग, अल्पिक या फिर खटवा और भागलपुरी सिल्क, ये सभी हस्तकला के उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है।
कृषि कैटेगरी में बात करें तो कृषि कैटेगरी में शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान और मिथिला मखाना। मिथिला मखाना का जो जीआई टैग मिला था, ये 5वां उत्पाद था कृषि कैटेगरी में बिहार से जीआई टैग प्राप्त करने वाला। लेकिन अभी हाल ही में मरचा चावल को 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। और मरचा चावल की बात करें तो कृषि कैटेगरी में ये छठा उत्पाद है बिहार से जिसे जीआई टैग मिला है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि मरचा चावल जो उत्पादित होता है बिहार में, ये पश्चिमी चंपारण के 6 प्रखंड में उत्पादित होता है। लेकिन मूल रूप से जो जीआई टैग ये दिया गया है, ये पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड को दिया गया है। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, चनपटिया प्रखंड जो पश्चिमी चंपारण का है, ये कह सकते हैं मरचा चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र को या फिर इसी को ही जीआई टैग दिया गया। और किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है, वो 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। आप सभी को मालूम है, हमने कई बार आपको जानकारी दिया है, 10 वर्ष के बाद इसका पुनः से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है इस टैग के लिए। किसी वस्तु को जो जीआई टैग मिलता है, इससे इसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग आसान होती है, इसे एक अलग पहचान मिलती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जीआई टैग रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ है, तो जीआई टैग रजिस्ट्री का मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई में है, या फिर चेन्नई तमिलनाडु में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कृषि की बात हुई, तो ऐसे में बिहार के संदर्भ में कृषि को लेकर एक जानकारी आपको दे दूं, यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। दरअसल कृषि कर्मण पुरस्कार जो कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिया जाता है, तो अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। तो इसको यहाँ पर विस्तार से देखें कि बिहार को पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार वर्ष 2011-12 में चावल के लिए, 2012-13 में गेहूं, 2015-16 और 16-17 में मक्का और फिर 2017-18 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए मिला है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है, किसी भी उत्पाद का, मोटे अनाज का या फिर कह सकते हैं जो उत्पादन होता है, उसके सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वाधिक उत्पादन के लिए ही कृषि कर्मण पुरस्कार केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो बिहार को यह पुरस्कार अब तक 5 बार मिल चुका है। अभी हाल ही में जो बिहार बजट पेश हुआ, ऐसे में इसको लेकर कृषि से संबंधित एक जानकारी है कि हाल ही में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और इसके तहत अगर हम कृषि विभाग की बात करें, तो इसके तहत कृषि विभाग के लिए 3,639 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। तो ये यहाँ से कुल मिला के आपको ध्यान रखना है। बजट को लेकर हमने सम्मिलित सारी जानकारी एकदम से उसका जो निचोड़ है एक वीडियो में आपको दिया है। आप चैनल पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां से आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर प्रश्न बनेंगे, क्योंकि बिहार बजट से संबंधित एक प्रश्न कॉमन रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी आपको जानकारी दे दूं, बिहार के संदर्भ में या फिर कृषि के संदर्भ में बिहार को लेकर एक रिपोर्ट आई थी उद्यान निदेशालय भारत सरकार की। उसी का जिक्र यहाँ पर हमने किया है कि उद्यान निदेशालय भारत सरकार की एक हालिया रिपोर्ट है बिहार के संदर्भ में। दरअसल यहाँ पर पहला पॉइंट है कि लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में वर्तमान समय में बिहार जो है ये देश में पहले स्थान पर है। आलू के उत्पादन में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। आम और शहद के उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। केला उत्पादन में बिहार अब 7वें स्थान पर है। इस तरह की जानकारी को आप हल्के में नहीं लेंगे, बल्कि इस तरह की चीजें कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखें, तो यहाँ पर उसका भी जिक्र किया गया है। लीची का 40% से अधिक का उत्पादन बिहार में होता है। मशरूम का 10% से अधिक का उत्पादन बिहार में होता है। मखाना का 85% से अधिक का उत्पादन बिहार में, और लंबी भिंडी का 13% से अधिक का उत्पादन बिहार में होता है। तो ये सारी जानकारी है उद्यान निदेशालय भारत सरकार की बिहार के संदर्भ में, जो भी हाल ही में आई थी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। इस तरह के रेगुलर पोस्ट हमारी टीम के माध्यम से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जाता है, अपलोड किया जाता है। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहां पर हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि अर्जेंटीना में होने जा रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस जिले के अनुज कुमार सिंह का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के सेटर के रूप में हुआ। वॉलीबॉल टीम में सेटर के रूप में किनका चयन हुआ है, तो इनका नाम है अनुज कुमार। और यहाँ पर जो पूछा गया है, ये किस जिले के हैं। दरअसल इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए, कैमूर जिले के वे रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि अर्जेंटीना में होने जा रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में बिहार के कैमूर जिले के खिलाड़ी अनुज कुमार सिंह का भारतीय वॉलीबॉल टीम में सेटर के रूप में चयन हुआ है। और अगला पॉइंट है, ये बिहार के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है, क्योंकि 23 साल बाद बिहार के किसी खिलाड़ी का राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। तो इस लिहाज से ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक और का चयन हुआ है, जैसे यहाँ पर उसी का जिक्र किया गया कि इसके अतिरिक्त इस चैंपियनशिप के लिए बिहार पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह का भारतीय वॉलीबॉल टीम में असिस्टेंट कोच के रूप में चयन हुआ है। तो ये भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और एक अहम जानकारी आपको दे दूं, यहाँ पर जो आप लोगो देख रहे हैं, ये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का नया लोगो है।
ये पुराना लोगो भी एक था, लेकिन जो नया लोगो है जिसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को जो एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया, ये कब दिया गया? आपको हमने बताया 25 मार्च 2023 को इसे स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब खेल और खिलाड़ियों को लेकर खास करके बिहार के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई भी घोषणा, कोई भी फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा, 25 मार्च 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता मिला था। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित होने वाले आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? इसका राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन सभी चीजों का जिक्र यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में किया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की तरफ से क्रिकेट का जो 3 प्रारूप आयोजित होता है, एक तो है T20, एक है वनडे अर्थात एक दिवसीय और एक है टेस्ट। तो इसी के तहत यहाँ पर जो हम प्रश्न में बात कर रहे हैं, ये है वनडे अर्थात एक दिवसीय की। तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन हो रहा है, या फिर इसके लिए जो आयोजन होना है, तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, ये आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण है। ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है और इस वर्ष ये भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। और इन सभी का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक होना है, जिसमें मेजबान भारत समेत 10 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, इस वर्ष इसमें 10 टीमें हिस्सा लेगी और जो इसका आयोजन होगा ये 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक भारत की मेजबानी में आयोजित होगा। हालांकि हम इसका पिछले संस्करण की बात करें 2019 में जो आयोजित हुआ था 4 वर्ष पहले, तो ये इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से लेकर 14 जुलाई तक खेला गया था और ये आईसीसी विश्व कप का यानी कि वनडे विश्व कप का ये 12वां संस्करण था। ये भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और इसकी बात करें तो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया था। क्रिकेट का जो जन्म हुआ वो इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड से ही ये पूरी दुनिया में फैला था। हालांकि अब तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड एक भी बार इस खिताब को अपने नाम नहीं किया था। ये जो 2019 में इसका 12वां संस्करण आयोजित हुआ, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया था। दरअसल फाइनल मुकाबला जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, ये ड्रॉ हो गया था और उसके बाद सुपर ओवर का आयोजन हुआ और सुपर ओवर जब खेला गया तो सुपर ओवर भी ड्रॉ हो गया। तो इसके आधार पर जो निर्धारण हुआ रिजल्ट का, वो चौके के आधार पर हुआ था, बाउंड्री के आधार पर हुआ था। उसके बाद इंग्लैंड ही विजेता घोषित हुआ था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आईसीसी वनडे विश्व कप का जो फाइनल मैच था वो ड्रॉ हुआ, उसके बाद सुपर ओवर किया गया, सुपर ओवर भी ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान होगा अगर आप लोगों ने मैच देखा होगा। हम चलते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट भारत के संदर्भ में है। दरअसल भारत की बात करें तो भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब 2 बार अपने नाम किया अब तक। तो इसमें पहली बार भारत ने 1983 में अपने नाम किया था। उस समय जो भारतीय टीम के कप्तान थे वो थे कपिल देव, यानी कि कपिल देव की अगुवाई में ही भारत ने पहली बार 1983 में इस खिताब को अपने नाम किया था और दूसरी बार 2011 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने निम्न में से कहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो निर्मला सीतारमन के द्वारा अभी हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिपुरा में, जो कि आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्हीं सब बातों का जिक्र किया गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। दरअसल इस भवन की बात करें तो ये 8 मंजिला भवन है और करीब 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस भवन के निर्माण का प्रस्ताव हालांकि जुलाई 2019 में ही आया था। तो इस भवन को लेकर कुछ ये सारी जानकारी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। दरअसल इन्हीं सब बातों का जिक्र यहाँ पर हमने आगे स्लाइड में किया है, आप यहाँ पर इसको विस्तार से देख सकते हैं। दरअसल जीएसटी की बात करें तो जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर, इसे हिंदी में इसका जो पूरा नाम होता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि जीएसटी कर किस प्रकार का कर है, या फिर जीएसटी जो टैक्स है ये किस प्रकार का टैक्स है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात अप्रत्यक्ष कर है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। जीएसटी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया और आधिकारिक तौर पर भारत में यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और आपको यहाँ पर अगला जानकारी देता हूँ बिहार और राजस्थान के संदर्भ में। दरअसल मई 2023 में राजस्थान सरकार ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने की घोषणा किया था।
तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और इसको लेकर बतौर राजस्थान से एक टीम भी बिहार आई थी इस मॉडल के अध्ययन के लिए। इन सब के अतिरिक्त एक जानकारी ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया में पहली बार जीएसटी कहाँ लागू हुआ था। तो ये पहली बार जीएसटी लागू हुआ था फ्रांस में 1954 में। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है। आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं, इनका नाम है लीजा फ्रेंचेटी। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का और राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि अमेरिकी एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी को नौसेना का संचालन प्रमुख और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया और वे अमेरिकी नौसेना के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, जो कि हाल ही में खबरों का विषय है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि मौजूदा समय में भारतीय मूल की कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। हालांकि राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। इस तरह के एग्जाम में प्रश्न बने थे जब 45वें राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। ये आप यहाँ से जानेंगे। कमला हैरिस जो है ये भारतीय मूल की है और ये वर्तमान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति है। और बात करें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दृष्टिकोण से अमेरिका के, तो ये प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है यहाँ की अमेरिका की। हालांकि प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पर इसी के बारे में लिखा गया कि हालांकि जो बाइडेन के किसी बीमारी के इलाज के दौरान कमला हैरिस 1 घंटे 25 मिनट के लिए अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाली थी। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह ध्यान आपको रखना है कि अगर बात हो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति की, तो ऐसे में आप ध्यान रखेंगे कमला हैरिस का नाम। हमारा अगला पॉइंट है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो अर्जेंटीना की मारिया एस्टेला मार्टिनेज कार्ड्स डे पेरोन ये पूरे विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने की गौरव इन्हें हासिल है। ये अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी थी। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। हालांकि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में अगर बात करें तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जबकि द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति है और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। हालांकि आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से पहली महिला राष्ट्रपति है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की जो हमने जहाँ पर चर्चा किया, ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम कुछ जानकारी आपको देते हैं। चूंकि यहाँ पर सेना की बात हम लोग इस प्रश्न में किए थे, तो इसको लेकर भारत के संदर्भ में सेना प्रमुखों के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। वर्तमान में थल सेना प्रमुख अर्थात जनरल है मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी अर्थात विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख है आर. हरि कुमार और वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यह है जनरल अनिल चौहान। आपको ध्यान रखना ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, डिफेंस स्टाफ है। इससे पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे पहले वो थे बिपिन रावत। और तीनों सेना प्रमुखों के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू इसके अध्यक्ष या फिर इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न है कि नामग्या सी खाम्पा को किस पूर्वी अफ्रीकी देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नामग्या सी खाम्पा को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि सोमालिया। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया में नामग्या सी खाम्पा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दरअसल वे 2000 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है और वर्तमान में केन्या गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त थे। हालांकि इसके अतिरिक्त एक जानकारी यह भी है कि पनामा में सेवा दे रहे उपेंद्र सिंह रावत को हाल ही में युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो शब्द का प्रयोग किया, एक तो राजदूत और एक उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, हालांकि एक बार हमने आपको बताया था, पुनः यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि दरअसल उच्चायुक्त किसी राष्ट्रमंडल देश में राजदूत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उच्चायुक्त जो शब्द है किसी राष्ट्रमंडल देश में राजदूत के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि राजदूत शब्द का जो इस्तेमाल है ये बाकी देशों में होता है या फिर बाकी देशों के लिए किया जाता है। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि जो भी राष्ट्रमंडल देश है वहां पर राजदूत के लिए उच्चायुक्त शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, जबकि जो राष्ट्रमंडल देश नहीं है या फिर जो बाकी देश है उसके लिए राजदूत शब्द का ही इस्तेमाल होता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसे अगर विस्तार से समझे तो आपको ध्यान रखना राष्ट्रमंडल उन देशों के समूह को कहा जाता है जो कभी न कभी ब्रिटेन से जुड़े हुए थे, या फिर आपको ऐसे समझना है कि जैसे वो देश जिनको ब्रिटेन ने कभी अपना गुलाम बनाया हो और कुछ समझौते के तहत उन्हें स्वतंत्रता मिली हो। तो ऐसे में देखें तो भारत भी एक प्रकार से राष्ट्रमंडल देश है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था और एक समझौते के तहत ही भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो भारत भी राष्ट्रमंडल देश है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि जून 2023 में पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ का विमोचन किया गया। बताएं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है।
तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि शांतनु गुप्ता। आप यहाँ पर इस बुक के कवर पेज को इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको जानकर दे दूं कि पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक हैं शांतनु गुप्ता, और यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन पर या फिर इनकी जीवन यात्रा पर आधारित है। आपको यहाँ पर बता दूं कि 5 जून 2023 को योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन के अवसर पर इस पुस्तक को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है अजय विष्ट, और उनका जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था, और उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दरअसल उत्तराखंड की स्थापना की बात करें तो उत्तराखंड भारत के एक अलग राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि MD के रूप में भी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है, अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा सतपाल भानु, अर्थात विकल्प नंबर ए। आप यहाँ इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि सतपाल भानु को हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और उन्होंने सिद्धार्थ मोहंती का स्थान लिया, जिन्हें अप्रैल 2023 में फर्म के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था 3 महीने के लिए। इसकी जानकारी हमने आपको दिया था, आपको याद होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर यह कि हाल ही में LIC के मुख्य निवेश अधिकारी बने हैं रत्नाकर पटनायक। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर दरअसल बात हुई है भारतीय जीवन बीमा निगम की, यानी कि LIC की। तो ऐसे में इसको लेकर आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार की स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, और इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में है। दरअसल यहाँ पर जीवन बीमा निगम की बात हुई, तो ऐसे में आपको कुछ जानकारी और भी दे दूं कि जीवन बीमा अपने आधुनिक रूप के साथ 1818 के दशक में इंग्लैंड से भारत आई है। भारत में जो जीवन बीमा निगम या फिर जीवन बीमा की शुरुआत हुई, ये इंग्लैंड से ही भारत आई थी। हालांकि इसकी स्थापना की हम बात करें तो भारत में पहली जीवन बीमा कंपनी कलकत्ता में यूरोपियंस के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये कलकत्ता में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और आपको ये भी ध्यान रखना कि पहली बार जो सिनेमा हॉल खोला गया था, ये कलकत्ता में ही खोला गया था। ये भी आपको मालूम होगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि केविन मिटनिक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताएं कि वे कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा वे एक कंप्यूटर हैकर थे। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा इसमें पहला पॉइंट है कि साइबर दुनिया के जाने माने हैकर केविन मिटनिक का 59 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। दरअसल इसे विश्व में आज तक का सबसे बड़ा कंप्यूटर हैकर माना जाता था, और वे अमेरिका के रहने वाले थे। अब तक की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर हैकर इन्हें माना जाता था, और ये कई बार जेल की हवा भी खा चुके थे। अभी हाल ही में 59 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी छात्र बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, खास करके जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं 6th BPSC या फिर BPSC शिक्षक भर्ती वाला, इन सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स क्विज को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी है। ये बिल्कुल से एप्लीकेशन पर निःशुल्क है। बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। होम स्क्रीन पर आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा, आप वहां पर क्लिक करके करंट अफेयर्स सीरीज को आप वहां पर जो क्विज है उसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमेशा से फ्री रहा और आने वाले समय हमेशा ही फ्री रहेगा। हजारों छात्र डेली इसमें ज्वाइन करते हैं, तो आप भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को आम दिवस मनाया गया है। तो प्रत्येक वर्ष आम दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को आम दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन हाल ही में 6 से 9 जुलाई 2023 तक रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित हुआ था। भारतीय आम महोत्सव आमरस का जो आयोजन है, ये 6 से 9 जुलाई 2023 तक रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित हुआ था। हालांकि भारत के अतिरिक्त बिहार के संदर्भ में बात करें तो राजधानी पटना में अवस्थित ज्ञान भवन में 16 से 18 जून 2023 तक राजकीय स्तर पर आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। हालांकि बिहार में अब तक जितने भी महोत्सव आयोजित हुए हैं 2023 में, इसको लेकर हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। यहाँ पर हम आज इसे स्किप करते हैं, इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आम के संदर्भ में है कि आम का जो वनस्पतिक नाम या फिर वैज्ञानिक नाम है, ये क्या है। तो मैग्नीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है आम का। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन ए और सी इसमें पाई जाती है, जिसका सेवन से प्रतिरक्षा अर्थात इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलता है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। 11वां प्रश्न हमारा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई 2023 को वन महोत्सव के अवसर पर कितने करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था। तो ये लक्ष्य था 35 करोड़ पेड़ लगाने का। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा।
दरअसल उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई 2023 को वन महोत्सव मनाया गया। यहाँ पर देखिए आप लोग लिख रही है वन महोत्सव मनाया गया और इसके तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। और यह वन महोत्सव पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश के विषय पर आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी घोषणा किया कि इसके अतिरिक्त अगले 5 वर्षों में कुल 175 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि संदीप चक्रवर्ती को भारत के अगले राजदूत के रूप में कहां नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि इंडोनेशिया। यहां पर आपको जानकारी दे दूं कि विदेश मंत्रालय ने संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया है और वे 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की बात हुई तो इंडोनेशिया के बाली में ही 17वां G20 शिखर सम्मेलन का हाल ही में आयोजन हुआ था, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को अगले 1 वर्ष के लिए इसकी कमान सौंपी है। अर्थात भारत के पास नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। और इंडोनेशिया की बात आए तो इंडोनेशिया में ही पूरी दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी निवास करती है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के हम प्रश्न पे आ चुके हैं। 3 प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में फीफा महिला विश्व कप 2023 का टीवी ब्रॉडकास्ट यानी कि टेलीविजन का प्रसारण का अधिकार किसे मिला है। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। ये सारी जानकारी हमने ऑलरेडी आपको दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और विस्तार पूर्वक अवश्य लिखिए। और इस पीडीएफ की बात करें, ये अर्धवार्षिकी है जनवरी टू जून का। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। अगर आप पिछले 6 महीने से करंट अफेयर्स को नहीं पढ़े हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और जो जानकारी हमने आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज के बारे में दिया या फिर इस कोर्स के बारे में दिया, आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखना है, प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM100 का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके आप जरूर बतलाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।